हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आज आपका जो मेन टॉपिक है वो है धातु और धातु। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे मेटल नॉन मेटल के संबंध में। और देखिए, वो जानने से जो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ये एग्जाम्पल हैं क्या और इनको जो भी एलिमेंट्स हैं इनको दो भागों में ये बांटा ही क्यों गया है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए कोई भी एलिमेंट है या जो भी तत्व है तो इनके क्या है गुण धर्मों के आधार पर, इनके गुणों के बेस पर इनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला क्या है धातु, दूसरा है अधातु। ठीक है, अब हम पहले इनकी जान लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। देखिए, धातुओं के बारे में आप लगभग सभी लोग इसको जानते होंगे। देखिए, इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी धातुएं हैं तो ये जो होती हैं हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। तो उनको रखा गया है धातुओं की श्रेणियों में। अब हम जानते हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल के संबंध में हम जानते हैं। तो देखिए कि अधातुओं की श्रेणी में किन किन एलिमेंट्स को जो है रखा जाता है। जनरली लगभग सभी गैसें जो होती हैं अधातुओं की श्रेणी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें अच्छे से हमने ये देख लिया कि धातु क्या है और धातु क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, और एलिमेंट्स को ही उनके गुणों के बेस पर दो भागों में बांटा गया है। चलिए, अब हम जानते हैं मेटल और नॉन मेटल के संबंध में इनके भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के संबंध में जानते हैं कि इनके क्या क्या दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, आप जैसा कि आप सभी को शो हो रहा होगा, धात्विक अगर चमक की हम बात करें तो देखिए धातु जो है इनमें धात्विक चमक क्या होती है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग नोट कीजिए। ये क्या होते हैं, चमकदार होती हैं धातुएं। लेकिन अधातुओं के संबंध में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, चमकदार नहीं होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है आयोडीन का। देखिए, आयोडीन जो होता है ये क्या होता है, चमकदार होता है केवल ये। लेकिन ये क्या है, अधातु है लेकिन फिर भी क्या है, ये चमकदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोरता की अगर हम बात करें तो जनरली धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी धातुएं लगभग कठोर होती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी धातुएं हैं वो कि मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। वो ये आपको याद करने की जो यहाँ पे आवश्यकता है। देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट धातुएं हैं, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब कठोरता की बात हो रही है तो अधातुओं के संबंध में हम देख लेते हैं। ये अधातुएं जो होती हैं कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखनी है। देखिए, ये जो कार्बन क्या होता है, गैस होता है। मैं एग्जाम्पल में अभी आपको मैंने समझाया था। तो कार्बन का एक अपरूपक है हीरा। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसमें हीरा जो होगा ये जो कठोर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, रूप के संबंध में हम देख लेते हैं। देखिए, रूप धातुओं का अधातुओं का होता कैसे है। देखिए, रूप की यानी कि अगर साधारण लैंग्वेज में हम कहें कि कमरे के तापमान पर जनरली धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं। ठीक है, और अधातुएं जो है ये ठोस वो गैस दोनों फॉर्म में ये जो है हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अब अपवाद क्या है। देखिए, धातुएं जनरली ये ठोस होती हैं, लेकिन Hg मरकरी जो होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ये आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं पारा। तो इसका यही जो है रूम के टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधातु के संबंध में। देखिए, धातुएं ठोस होती हैं, गैस होती हैं, लेकिन इसमें भी एक जो है इसमें अपवाद है ब्रोमीन का। ब्रोमीन क्या होता है, ये द्रव के रूप में रहता है कमरे के तापमान पर। तो इन सबको अच्छे से सीख लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी आपको सवाल में दे सकता है कि कमरे के तापमान पर कौन सी गैस है या कौन सी अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आघात वर्ध्यता की हम बात करें। देखिए, जो धातुएं होती हैं इनको जो पीट कर जनरली एक पतली चादर के रूप में क्या है बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुओं को कभी नहीं बना सकता ऐसा। अगर हम तन्यता की हम बात करें, मतलब जो है खिंचाव। देखिए, धातुओं को हम एक पतली ये जो तार के रूप में जितना लंबा चाहे खींच सकते हैं, लेकिन अधातु के केस में ऐसा संभव नहीं है, वो टूट जाएंगी या नहीं बनेंगी। चलिए, अब नेक्स्ट है
विद्युत ऊष्मा के चालक। देखिए आप सभी जानते हैं कि धातुएं जनरली सभी धातुएं ऊष्मा विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, ठीक है। और अधातुएं जो होती हैं वो होती हैं कुचालक। तो ये आपको समझना होगा। अब चलिए इसमें एक चीज़ अभी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें मरकरी की, देखिए लेड यानी कि सीसा व मरकरी, ये दोनों क्या हैं, धातुएं हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही धातुएं जो होती हैं, धातु होने के बाद भी ये दोनों ही ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात आ रही थी कि अधातु नॉन मेटल में ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, ये है कुचालक होती हैं। लेकिन इनमें भी एक जो है अपवाद है, वो ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो होता है, ये जो होता है ये सुचालक होता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में जो है रखनी पड़ेगी। अगर आपको सवाल में दे दी जाए कि ग्रेफाइट कुचालक है या आपके सुचालक है, तो आपको ध्यान में जो है रखना होगा ये अधातुओं की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके साथ साथ में अधातु होते हुए भी ये क्या है, सुचालक है। यानी कि इसमें जो है विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है। चलिए अब घनत्व की हम यहाँ पर बात करें, आगे बढ़ते हैं। घनत्व, देखिए घनत्व के संबंध में धातुएं जो होती हैं इनका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। वो गलनांक भी इनका ज़्यादा होता है जो है इनसे अधातुओं से, और अधातुओं का जो होता है वो लो होता है, निम्न होता है। ये भी आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। लेकिन एक घनत्व के केस में एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूँ। देखिए दो ऐसे एलिमेंट हैं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। देखिए ये दोनों ऐसे धातु हैं, इनका क्या होता है, गलनांक बहुत ही निम्न होता है। जनरली तो धातुओं का हाई होता है, लेकिन इन दोनों का क्या होता है, बहुत ही निम्न होता है। ये अगर वायुमंडल में इसको छोड़ दिया जाए तो इनका सदन धीरे धीरे और ये ह्रास इनका होता है। तो इसलिए इसको क्या होता है कि मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है कि ये जो है इनका नुकसान ना हो। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घनत्व और गलनांक के संबंध में हमने देख लिया कि जनरली धातुओं का हाई होता है और अधातुओं का निम्न होता है। ध्वनिक, देखिए धातुएं कभी भी किसी हार्ड वस्तु से अगर ये जो टकराएंगी तो इनमें आवाज़ उत्पन्न होगी, आवाज़, ठीक है। तो इसी गुण को जो कहा जाता है ध्वनि, और अधातु के केस में ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ये भी दोनों के लिए ये क्वालिटीज़ है। देखिए अगर धातु की बात करें ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड के संबंध में हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो जनरली क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें अधातु की, तो ये अम्लीय ऑक्साइड का भी निर्माण करती है। तो ये हमने कुछ देख ली है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि धातु और अधातु के संबंध में। अब हम जानते हैं इनकी जो केमिकल जो है प्रॉपर्टीज़ को, तो वो कौन कौन सी हैं। देखिए मेनली मैं आपको एक लाइन में समझाऊँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है धातुओं की, तो क्या होता है, जल के साथ में रिएक्शन होती है तो क्या होता है, धातुओं की अगर अम्ल के साथ में रिएक्शन होती है तो ये क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अभी हम जानेंगे वन बाय वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है यहाँ धातुओं की, तो देखते हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन सी। 2-3 हैं बेसिक हैं, उनको हम जानते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है तो होता क्या है। फिर दूसरा हमें देखना है अगर जल के साथ में रिएक्शन होती है धातुओं की तो फिर क्या होता है, क्या ऐसे कौन कौन से प्रोडक्टों का निर्माण होता है, वो भी हम अभी देखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर एसिड यानी कि अम्ल के साथ में धातुओं की रिएक्शन होती है तो जो है क्या निर्माण होता है, क्या होता है, वो अभी हम देखते हैं। चलिए इसको हम एक समीकरण के माध्यम से अभी हम जान लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो धातुओं की अगर ऑक्सीजन के साथ में दहन होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या होता है, ये जनरली धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा।
तो ये आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। दूसरा हम देखते हैं, अगर जल के साथ में धातुओं की रिएक्शन होती है तो जो किन चीज़ों का निर्माण होता है, धातु प्लस जल या HO2, इसका देखते हैं। तो धातु की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी तो धातु ऑक्साइड और ये प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। इन समीकरण को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है कि आपको सवालों में दे सकता है कि धातुओं की अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट उत्पाद का निर्माण होता है, तो धातु ऑक्साइड का। चलिए इसीलिए में आगे बढ़ते हैं। देखिए धातु और एसिड या अम्ल, इनके साथ में अगर रिएक्शन होती है तो क्या चीज़ या फिर किन उत्पादों का निर्माण होगा। देखिए लवण यानी कि साल्ट, लवण वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आ सकता है, क्योंकि धातुओं की अगर एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो हमेशा साल्ट या फिर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। चलिए ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, अब ये होता क्या है, देखिए इंग्लिश में इसे कहा रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये होती क्या थी, देखिए इसमें एक चीज़ बस समझने वाली, ये कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है। देखिए अब ये श्रेणी होती क्या है कि किसी भी एलिमेंट को उनकी सक्रियता या जो क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में अरेंज जो करना ही रिएक्टिविटी सीरीज है। यानी कि जो भी एलिमेंट अगर बहुत ही हाईली रिएक्टिव होगा या क्रियाशील होगा तो वो सबसे टॉप में रखा जाएगा, और जो सबसे लो होगा तो वो सबसे नीचे रखा जाएगा। ये इसकी सीरीज है, यानी कि हाईली सबसे ऊपर से नीचे, और यानी कि डिसेंडिंग जो है ऑर्डर में, फिर ये नीचे जो सबसे लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हम दो तीन जो है एलिमेंट के नाम हम जान लेते हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आयनिक यौगिक को देखेंगे। चलिए कि NaCaMgAl, तो देखिए ये हाईली क्या है, रिएक्टिव पदार्थ हैं। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज हैं। इसके नीचे और भी एलिमेंट्स हैं जो कि ये क्या है, सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट। और जितना हम नीचे आएंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना हम जाएंगे तो वो उतना ही कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक की हम बात करें। देखिए आयनिक यौगिक होते क्या हैं, आपको सिलेबस में ये दिया गया है यौगिक, तो चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए कोई भी दो एलिमेंट जो कि आपस में विपरीत आवेशित आयनों के माध्यम से जुड़ते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए A माइनस प्लस B, अगर ये क्या है प्लस, अगर दोनों क्या है विपरीत ये आयन है, अगर ये आपस में ये जुड़ेंगे तो AB, यानी कि तो आयनिक यौगिकों में, यानी कि अपने विपरीत आयनों के माध्यम से जुड़े हुए एलिमेंट से जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। और ये बॉन्डिंग के माध्यम से ये जुड़ते हैं स्थिर वैद्युत बल। देखिए ये पूछा जा सकता है कि आयनिक जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये किस बल के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो स्थिर वैद्युत बल। चलिए इनके कुछ ये प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। गुण एक दो इनकी गुण हैं कौन से हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है कि ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट कठोर होते हैं। दूसरा क्या है, इनका गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है, हाई होता है बहुत। ठीक है, और हम ये तीसरा देखते हैं। देखिए नंबर वन पे आयनिक यौगिक जो होते हैं कठोर होते हैं, गलनांक और क्वथनांक भी इनका बहुत ही हाई होता है। अब वो तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा क्या है, घुलनशीलता के संबंध में हम देखें। देखिए ये जल में क्या है, जल में घुलनशील। ठीक है, ये जल में तो घुलनशील होंगे क्योंकि जल
जो होता है विलयन होता है, इसमें ये दोनों जो है ऋण और पॉजिटिव जो आयन में ये टूट जाएंगे। लेकिन पेट्रोल और जो इसमें पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल आदि में ये विलय नहीं होते हैं आयनिक यौगिक। ये आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको सवाल में ये दे सकता है कि आयनिक यौगिक निम्नलिखित में से जो है किसमें घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन में ये सब चीज़ें ये दी होंगी, जल भी दिया होगा, तो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एस्को का ये जो निष्प्रतापन जो कैसे होता है, क्या होता है, या फिर एस से धातुओं का निर्माण कैसे होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अयस्क हैं इनके माध्यम से लाभकारी धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खनिज होते क्या है। देखिए इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है ना, खनिज क्या है और अयस्क, ये दोनों होते क्या है। देखिए खनिज क्या होता है कि हमारे वातावरण में नेचुरल रूप में जो भी एलिमेंट या यौगिक होते हैं पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है खनिज, ठीक है। और अयस्क की बात हम करें तो ऐसे खनिज, यानी कि अयस्क की अगर परिभाषा की बात करें, ऐसे खनिज जिनमें लाभकारी तत्वों का जो निकाला जाना सभी के लिए लाभदायक होता है, वैसे एलिमेंट को जो कहा जाता है अयस्क, ठीक है। तो इन दोनों में आप सभी लोग समझ गए होंगे ये दोनों होते क्या हैं। चलिए, ये नेचुरल रूप में ये रहता है, ठीक है, ये खनिज, और अयस्क जो होता है वो इसके बाद में नेचुरल जो भी खनिजों का शोधन होने के बाद में जो लाभकारी यौगिकों का निकाला जाना ही ये क्या है, अयस्क जो कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, अब इन दोनों की डिफिनेशन को हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। आगे हम जो करेंगे, देखिए अगर हम बात करें अयस्क, तो अब इसमें से शुद्ध धातुओं का निर्माण जो कैसे होता है, क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए पहले हम देख लेते हैं धातुओं का निष्कर्षण जो है, जो किस रूपों में होता है, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप या जो क्या होता है। तो नंबर जो फर्स्ट आता है उसे कहा जाता है अयस्कों का समृद्धीकरण। देखिए कि इसका मतलब यह है कि अयस्क को जितने भी अयस्क हैं हमें अगर मालूम हो कि इसमें से हमें लाभकारी एलिमेंट की प्राप्ति होगी, सिर्फ उन्हीं अयस्कों को जो है निकाला जाएगा, और जो बेकार के जो अयस्क हैं जिनसे जो है लाभ जो है या किसी भी धातुओं का की जो प्राप्ति नहीं होनी है, उनको छाड़ देंगे। दूसरी बात से आपकी धातुओं का निष्कर्षण है कि अयस्क को हमने छाट लिया, कि उसमें से धातुओं को जो है निकाल लिया, फिर अब उस धातुओं को हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, यानी कि पदिष्करण करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि सपोज कर लीजिए ये समृद्धीकरण है, ठीक है, अयस्कों का। फिर इसमें से धातुओं का जो निर्माण हुआ, फिर इन धातुओं में से भी इनको शुद्ध रूप में लाने के लिए फिर इन धातुओं का पदिष्करण जो है किया गया। तो ये एक वे है। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये डिपेंड जो है किन बातों के ऊपर करता है। देखिए अगर हम अयस्क की बात हम करें, ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ये डिपेंड करता है कि जो हमारे यौगिक हैं या एलिमेंट हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा, या जो भी इसमें प्रोसेस होती है, कि देखिए धातुओं के बारे में मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन ये समझाई थी, सक्रियता, ठीक है, यानी कि रिएक्टिविटी श्रेणी। देखिए अब इसके बेस पर इनका वो होता है, इन्हें जो छाटा जाता है अयस्कों को। तो देखिए नंबर 1 पे उन्हें रखा जाता है, वैसे एलिमेंट होते हैं, धातु होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरे पॉइंट पे वैसे होते हैं जो क्या होते हैं, मध्यम प्रकार के होते हैं, और लास्ट में होते हैं लो रिएक्टिव, ये धातु होते हैं। और तो ये आइडेंटिफाई होने के बाद में इनका हम इनके आगे के प्रोसेस में हम जाएंगे। जो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव धातु ये किसी के भी साथ में रिएक्शन जो है करके बहुत ही आसानी से अपने स्वरूप को ढाल लेते हैं। तो इनका जब जल अपघटन होता है तो गलित रूप में धातु उसमें से जो निकल जाती है, और वो एक शुद्ध रूप में धातु के रूप में क्या होता है, परिष्कृत हो जाती है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब देखिए मीडियम रिएक्टिव श्रेणी के धातुओं की हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार की इसमें जो है एलिमेंट होते हैं,
जो फर्स्ट है उसे कहा जाता है सल्फाइड अयस्क, और दूसरा है उसे कहा जाता है कार्बोनेट अयस्क। अब देखिए सल्फाइड की बात करें तो ये मीडियम रिएक्टिव की श्रेणी में भी आता है और लो रिएक्टिव श्रेणी में भी आता है, तो इसमें भी जो है आइडेंटिफाई भी करना बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सल्फाइड एस्को का हमेशा क्या होता है, भर्जन होता है, उन्हें भुना जाता है उनका जो टेम्परेचर है, ठीक है। देखिए इस वाले केस में भी सेम हो रहा है, इनका क्या होता है, भर्जन होता है। भर्जन होने के बाद में धातु ऑक्साइड का जो है निर्माण होता है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ मैंने समझाई थी, एक जो है रिएक्शन मैंने समझाई थी, उसमें क्या होता है कि धातु को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, बताया था मैंने, यानी कि ऑक्साइड, ये देखना मैंने आपको अभी समझाई थी। तो ये भर्जन का मतलब यही कि उनको ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में उनको क्या करना, भूनना। तो अब क्या होगा, तो धातु ऑक्साइड का जो है निर्माण होता है, वो ये बन गया, ठीक है। इसके बाद में धातु ऑक्साइड में से ही ऑक्साइड को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और लास्ट में हमारा धातु का शोधन होता है और लास्ट में शुद्ध धातु हमें प्राप्त होती है। तो ठीक यही प्रोसेस जो कार्बोनेट वाले एस्को के लिए भी होती है। इसमें क्या होता है, भर्जन नहीं होता है, निश्चित तापमान होता है, ठीक है, यानी कि इनको एक दूसरे स्वरूप में जो है ढाला जाता है, जिसके बाद में धातु ऑक्साइड का भी जो है निर्माण होता है। फिर वही प्रोसेस है। अब देखिए यही सल्फाइड वाली जो यहाँ प्रोसेस होती है, यही प्रोसेस लो रिएक्टिव धातु के लिए भी सेम होगी, जिसमें क्या होता है कि सल्फाइड के अयस्क का क्या होता है, भर्जन होता है। फिर वो धातु जो है ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। बाद में वो प्रदूषित कलर के रूप में लास्ट में शुद्ध धातु हमें प्राप्त होती है। तो ये तो रही धातुओं के निष्कर्षण या फिर धातुओं का जो है निकाला जाना। तो आगे हम जो है पढ़ेंगे प्रदूषण संचालन। तो उसको हम देखते हैं कि ये है क्या, संचालन, प्रदूषण, ठीक है। देखिए जो कोई भी जो है कोई भी धातु है, एलिमेंट है, अगर वो अपने जो आसपास की जो है ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन और वायु के साथ में अगर उसकी रिएक्शन अगर हो जाती है, तो उस धातु के ऊपर एक क्या होता है, परत सी जम जाती है, और उस परत से उस धातु का क्षय होना या नुकसान होना या खत्म होना शुरू होने लगता है, तो उसी को कहा जाता है संचालन। अब इसका एग्जांपल आपने देखा होगा। देखिए ये पीतल में देखा होगा, पीतल या तांबा में, उसमें क्या होता है कि वो कुछ समय के बाद में उसमें हरे रंग का क्या होता है कि हरे रंग का संचारण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम लोहे की बात करते हैं तो लोहे में आप लोगों ने सभी ने ही देखा होगा, वो जंग के रूप में भूरे भूरे जो कण होते हैं वो लोहे के ऊपर जमा होने जो लगते हैं और लोहे का क्षय होना शुरू हो जाता है। अब देखिए हम चांदी की बात करें तो चांदी में क्या होता है कि काले रंग का संचारण होने जो है लगता है, आप सभी ने देखा होगा। चांदी को अगर हम वायुमंडल में मतलब कि इसको हम छोड़ दें तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे उसमें भी काले रंग के स्पोर जो है आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब जो है होता क्या है, ये संचारण होता है। देखिए अब ये संचारण जो होता है ये कई बार सवालों में आप से ये पूछा भी गया है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि धातुओं में जंग लगने की जो प्रोसेस को या प्रक्रिया को जो क्या कहा जाता है, तो ये नाम जो है दिया जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब इसके बाद में आते हैं इसके रोकथाम। अब रोकथाम के बारे में देखते हैं कि अब हमें धातुओं को जो है क्षय होने या फिर धातुओं का संचारण जो है ना हो, तो उसके लिए जो क्या क्या चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है। देखिए बात आती है रोकथाम की कि हम अपने धातुओं को संचारित होने से कैसे रोकें। देखिए नंबर फर्स्ट है ग्रीस लगाकर, ठीक है, ग्रीस लगाकर। नंबर दूसरा क्या है, पेंट लगाकर, ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर कोई धातु, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी धातु की आवश्यकता है, ठीक है, हमें किसी धातु की जो है आवश्यकता है, लेकिन उसको उस रूप में रखा नहीं जा सकता है, तो कभी कभी हमें करना दूसरे धातु के साथ में उसको एक मिश्र धातु के रूप में भी हम रख सकते हैं, जिससे कि उसका संचारण ना हो, मिश्र धातु के रूप में, ठीक है।
देखिए अब तीसरी प्रोसेस जो आती है जस देलन, ठीक है। ये आपने नाम ये सभी ने ये सुना होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें लोहे या जिंक को संचालित होने से जो बचाने के लिए उसमें जिंक की लेप जो है लगा दी जाती है, यानी कि लोहे या इस्पात को जंग से जो बचाने के लिए उसमें जिंक का लेप यानी कि इसका ये पैंड जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्लियर को जो कहा जाता है जैसे देलन, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये संक्षारण वाला ये सवाल जो है ये आपके कई सारे एग्जामों में भी आया हुआ है, लेक्चर के एग्जाम में भी ये सवाल मेरे आ चुका है, जो किस रूप में कि लोहे में जंग लगने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, या फिर अगर जो धातुओं के क्षय होने पर धातुओं के क्षय होने की प्रक्रिया को होने की प्राकृतिक प्रक्रिया को जो क्या कहा जाता है, ठीक है। तो संक्षारण, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आज का जो ये टॉपिक है ये धातु नॉट या अधातुओं का था। तो हम चलिए अब हम आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में दोबारा से आएंगे, और जब तक लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जो ना भूलें। ऑल द बेस्ट।